नमस्कार साथियों, एक समय ऐसा था जब यूएस से फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट, टैलेंट एक्सचेंज और ग्लोबलाइजेशन का हम माना जाता था। मतलब अमेरिका इन सभी चीजों को काफी सपोर्ट किया करता था। लेकिन आज के समय, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद से यूएस से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज को फॉलो करने लगा है। यूएस से संरक्षणवाद की नीति को फॉलो करने लगा है। इसका मतलब है कि यूएसए पूरे विश्व के साथ उतना ही लेन देन करेगा, उतना ही व्यापार करेगा जितना कि अमेरिका के हित में होगा। यदि ये व्यापार, ये लेन देन अमेरिका के हित में नहीं है तो यूएसए आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा, यूएसए आपकी वीजा फीस को बढ़ा देगा, जो सब चीजें अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने देखा कि यूएसए ने काफी बड़ा टैरिफ गेम खेला। विश्व के काफी सारे देशों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाए गए। इंडिया पर तो अभी भी 50% टैरिफ लगा हुआ है। इसके साथ ही अभी रिसेंटली एक न्यूज सुनने में आई कि H1B वीजा, उसकी फीस यूएसए के द्वारा काफी भारी मात्रा में बढ़ा दी गई है। H1B वीजा जो कि यूएसए के अंदर यूएसए की कंपनीज में काम करने के लिए विदेशी एम्प्लॉयज को जारी किया जाता है। अब इस वीजा की फीस इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से काफी सारे एम्प्लॉयज यूएसए का रास्ता छोड़ देंगे, बाकी सभी कंट्रीज में अपनी राह तलाशेंगे। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए चाइना के द्वारा के वीजा की घोषणा की गई है। जिस दिन से H1B वीजा की फीस बढ़ने का ऑर्डर अप्लाई हुआ, उसी दिन चाइना के द्वारा के वीजा की घोषणा कर दी गई। चाइना हमेशा से ही यूएसए को टक्कर देने की कोशिश करता रहा है। यूएसए एक अकेली सुपर पावर थी 1991 में यूएसएसआर के विखंडन के बाद से ही। लेकिन आज के समय चाइना इसको लगातार टक्कर दे रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई और सा क्षेत्र हो। चाइना के द्वारा लगातार यूएसए को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही विश्व में और भी शक्ति के बहुत सारे पोल्स हैं, जैसे कि भारत है, रशिया है, जापान है। वो शक्ति के अलग अलग ध्रुव हैं, यानी कि आज वर्ल्ड मल्टीपोलर है। यदि यूएसए के द्वारा इस तरीके का कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए काफी सारे देश हैं जो अपॉर्चुनिटी पर घात लगाए बैठे हैं। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा के वीजा की घोषणा की गई। उसी चीज को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से H1B वीजा और के वीजा अलग अलग हैं, क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, क्या फायदा इससे चाइना को होने वाला है, इसके साथ ही इंडिया के अंदर सिनेरियो किस तरीके का है। तो ये सारी ही चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है H1B वीजा और के वीजा के बारे में। H1B वीजा जो कि यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है विदेशियों को यूएसए के अंदर काम करने के लिए, और के वीजा जारी किया जाएगा चाइना के द्वारा चाइना के अंदर काम करने के लिए। अब चाइना के द्वारा के वीजा यूएसए को काउंटर करने के लिए ही जारी किया गया है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए जारी किया गया है। यदि आप बात करें अमेरिका की, तो 21 सितंबर को अमेरिका ने H1B वीजा की फीस को बढ़ाने की घोषणा की थी। अब H1B वीजा की फीस में अचानक से ही इतना ज्यादा इजाफा हो गया। जो फीस इस वक्त 5 से 7 लाख रुपए है, वो बढ़कर 88 लाख रुपए तक हो गई, यानी $1 लाख। यदि किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉय को इंडिया से या फिर किसी और देश से यूएसए के अंदर भेजना है तो 88 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे वीजा एप्लीकेशन पर। तो इतनी भारी फीस कोई कंपनी खर्च नहीं करना चाहेगी, और केवल वही लोग यूएसए में जा पाएंगे जो कि हाईली स्किल्ड है, जिनकी अमेरिका को सच में जरूरत है, जिनकी उन कंपनीज को सच में जरूरत है। तो इस चीज से ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका जाना यदि महंगा हो जाएगा तो सभी लोग अमेरिका में नहीं जाएंगे, अमेरिका की जॉब्स अमेरिकन के लिए सिक्योर हो जाएगी। तो इस चीज को फॉलो करते हुए अमेरिका ने H1B वीजा की फीस को एकदम से इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया। अब इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है भारत। जितने भी H1B वीजा जारी किए जाते हैं उसमें से लगभग 73% भारतीय अवेल करते हैं। उसके बाद नंबर आता है चीन का, फिर फिलीपींस का। मतलब इन सभी देशों के अंदर से भी एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके फिर यूएसए के अंदर, कंपनीज के अंदर काम करने के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे यदि यूएसए के अंदर जाना महंगा हो जाएगा, यूएसए के अंदर आपको वीजा नहीं मिलेगा काम करने के लिए, तो ये एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं और रास्ता तलाशेंगे। और इसी वजह से इस चीज को देखते हुए ही चाइना के द्वारा के वीजा की घोषणा की गई। चाइना के द्वारा 21 सितंबर को ही, जिस दिन से यूएसए का ये नोटिफिकेशन लागू हुआ H1B वीजा वाला बढ़ी हुई फीस को लेकर, उसी दिन चाइना ने घोषणा की कि 1 अक्टूबर से आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो, के वीजा लेकर आप चाइना के अंदर काम कर सकते हो। यदि आप स्टेम फील्ड से रिलेटेड हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, आपके पास स्किल्स हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हो, साउथ एशिया से बिलोंग करते हो, तो आप चाइना के अंदर इनवाइटेड हो, यहाँ पर आकर आप काम कर सकते हो। अब बात की जाए H1B वीजा की और के वीजा की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक तो इनके अंदर सिमिलैरिटी है कि दोनों ही वीजाज जो हैं
ग्रेजुएशन डिग्री वाले और नौकरी वाले बंदे उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे के वीज़ा और H1 वीज़ा, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, आपके पास कोई नौकरी होनी जरूरी है, तभी तो आप वहाँ पे जाओगे ना। लेकिन अंतर यहाँ पे है कि स्पॉन्सरशिप H1 वीज़ा के लिए जहाँ जरूरी थी, वहाँ पे के वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज को H1 वीज़ा दिलाती है, फिर उसके बाद वो यूएसए में काम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कंपनी जरूरी होनी चाहिए जो कि आपको स्पॉन्सर कर रही है यूएसए में जाने के लिए। लेकिन के वीज़ा के लिए आपके पास किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप होना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली चाइना में अप्लाई कर सकते हो के वीज़ा के थ्रू कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ हूँ, मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हूँ, स्टेम फील्ड से रिलेटेड हूँ, यहाँ पे साउथ एशिया से बिलोंग करता हूँ, तो आप के वीज़ा को अवेल कर सकते हो। उसके लिए किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे इसकी फीस तो अब 88 लाख रुपए कर दी गई, लेकिन चाइना वाले की फीस की अभी यहाँ पे सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इससे काफ़ी कम यहाँ की फीस रहने वाली है। 3 साल और अधिकतम 6 साल यहाँ पे रहा जा सकता है H1 वीज़ा के माध्यम से, लेकिन चाइना में इससे ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। हालांकि इसकी तिथि भी अभी बताई नहीं गई है, इसकी ड्यूरेशन भी अभी बताई नहीं गई है, लेकिन डेफिनेटली इससे ज़्यादा समय तक यहाँ पे के वीज़ा के माध्यम से चाइना के अंदर रहा जा सकता है। इसके बाद ये फॉर्म जो H1 वीज़ा है काफ़ी मुश्किल पड़ता है, काफ़ी क्रिटिकल है, टेक्निकल है, लेकिन के वीज़ा का प्रोसेस जो इजी है, सिर्फ काम के कागजात आपसे मांगे जाएंगे तो आप चाइना में आराम से जाके काम कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपको दिख रहा है कि क्या दिखाती है, चाइना प्रमोट कर रहा है कि बाहर का टैलेंट हमारे यहाँ पर आए, टैलेंट को खींचने की कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है। जहां पे एक टाइम पे यूएसए ग्लोबलाइजेशन को समर्थन देने के लिए फेमस हुआ करता था और चाइना अपनी अंतर्मुखी नीतियों के लिए जाना जाता था, वहीं अब चीजें बिल्कुल उल्टी हो रही है। यूएसए जहां ग्लोबलाइजेशन से अपने हाथ पीछे खींच रहा है, वहीं चाइना बाहर के टैलेंट को आमंत्रित कर रहा है, फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसी चीजें विश्व में हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। काफी सारी चीजें जो पहले नहीं हुआ करती थी, ट्रंप के आने के बाद से चीजें उल्टी तरीके से होनी शुरू हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी चीनी कंपनी या संस्था से जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट है, स्टेम फील्ड से रिलेटेड है, तो चाइना में के वीज़ा के लिए वो इजीली अप्लाई कर सकता है। ज़्यादा इसमें भारी कागजात आपको लगाने नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली है नहीं, और के वीज़ा आपको आसानी से अवेल हो जाएगा। अब क्या चाइना में पहली बार ऐसा हो रहा है? क्या पहली बार चाइना ने ऐसा कोई वीज़ा जारी किया है? बिल्कुल नहीं। चाइना के पास 12 कैटेगरी के वीज़ाज यहाँ पे पहले से मौजूद थे। अब ये 13th कैटेगरी का वीज़ा के वीज़ा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट वीज़ाज हुआ करते थे वो थे जेड वीज़ा और आर वीज़ा, जो कि इसी तरीके से प्रोफेशनल्स को जारी किया जाता था। जहाँ पे आर वीज़ा काफ़ी स्पेशलाइज्ड पर्सन को, हाईली स्किल्ड पर्सन को दिया जाता था, वहीं जेड वीज़ा किसी भी फील्ड के पर्सनल्स को दिया जाता था जो कि चाइना के अंदर आके काम कर सकते हैं, चाइना के अंदर आके रह सकते हैं। यदि बात की जाए जेड वीज़ा की और के वीज़ा की, तो जेड वीज़ा किसी भी फील्ड में नौकरी के लिए ज़रूरी है, लेकिन के वीज़ा स्टेम फील्ड के लिए जारी किया जाएगा। जिस के वीज़ा की अभी बात हो रही है वो स्टेम फील्ड से रिलेटेड है, जबकि जेड वीज़ा जो कि चाइना के अंदर ही काफ़ी फेमस है, वो किसी भी फील्ड की नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है। आप साइंस टेक्नोलॉजी से हो, आप किसी अन्य फील्ड से भी हो सकते हो, तो जेड वीज़ा को यहाँ पे अवेल कर सकते हो। इसके साथ ही जेड वीज़ा के लिए कंपनी की स्पॉन्सरशिप होनी ज़रूरी है, जैसा कि हमने H1 वीज़ा में देखा। लेकिन के वीज़ा काफ़ी ईजी है, आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। वीज़ा मिलने के बाद ही चीन में नौकरी मिलेगी, लेकिन के वीज़ा के लिए बिना नौकरी के भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप वीज़ा लो और वहाँ पर जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो। कंपनी बदलने पर दोबारा वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन के वीज़ा के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी बदलने पर दोबारा वीज़ा की आपको जरूरत नहीं है। 1 साल के लिए वैध और सिंगल एंट्री है, यहाँ पे ज़्यादा समय तक चीन में रह सकेंगे। मल्टीपल एंट्री एक ही वीज़ा के साथ अलाउड होगी। तो काफ़ी ईजी इसकी पॉलिसीज़ को रखा गया है, जिससे कि टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। और साथ ही जो इस वक्त वैक्यूम क्रिएट होगा यूएसए के अंदर युवाओं के ना जा पाने से, इस वक्त काफ़ी बड़ा यूथ जो रहेगा, जो कहीं ना कहीं राह तलाशेगा, उसको आकर्षित किया जा सके चाइना के अंदर। इसलिए के वीज़ा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको काफ़ी इजी रखा गया है, उनको काफ़ी इजी टू गो रखा गया है। तो यहाँ पे चाइना ने और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। 2 टैलेंट प्रोग्राम भी चाइना चलाता है, जिसके अंदर टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स भी चाइना के द्वारा साइड बाय साइड चलाए जा रहे हैं, जिससे विश्व के काफ़ी सारे यंग माइंड्स को यहाँ पे
चाइना के अंदर आकर्षित किया जा सके। 40-45 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, वो इन प्रोजेक्ट्स को अवेल करके चाइना के अंदर जा सकते हैं और चाइना के अंदर रहकर रिसर्च फील्ड के अंदर काफी अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। अब इस चीज का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होने वाला है? चीन का ये कदम क्या करेगा? अमेरिका का सीधा कॉम्पिटिटर चीन को बना देता है। जहां यूएसए के अंदर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल एक टाइम पर जाया करते थे, यूएसए की इकोनॉमी में यूएसए को आगे बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान यहाँ के लोगों का था। स्पेशली आप देखोगे स्टेम फील्ड के अंदर भारतीयों का हमेशा से दबदबा रहा है और जितनी भी अमेरिकन कंपनीज है उनके आपको लीडर्स भी कई सारे देखने को मिल जाएंगे। सुंदर पिच्चई है, सत्य नडेला है, ये भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं जो यूएसए की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा टैलेंट जो यूएसए की इकोनॉमिक क्षेत्र में इतना फायदा यहाँ पे पहुंचा चुका है, यदि इसी तरीके का टैलेंट चाइना के अंदर जाता है तो चाइना आगे जाकर काफी फायदा इससे उठा सकता है। इसके साथ ही H1B वीजा की फीस बढ़ने से भारतीय आईटी प्रोफेशनल और रिसर्चर्स का बड़ा हिस्सा आप कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? चीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वहां पे रिसर्च के अंदर वहां की कंपनीज को ऊंचा उठाने में अपना योगदान देगा। इसके साथ ही चीन को अपने टेक सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सिक्योरिटी में बढ़त मिल सकती है। मतलब जिस टैलेंट का इस्तेमाल यूएसए नहीं करना चाहता, उस टैलेंट का इस्तेमाल अब चाइना करेगा और अपने जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, स्टेम फील्ड के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें बढ़त चाइना को यहाँ पर हासिल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। टैलेंट को एक्सचेंज करने का गेम चल रहा है। अमेरिका ने यहाँ पे दरवाजे बंद किए तो दूसरे दरवाजे यहाँ पे खुल गए। इवन चाइना ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इस तरीके से टैलेंट को अपने यहाँ पर आकर्षित करने के लिए काफी सारी नीतियां यहाँ पे बना रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे दुर्भाग्य की बात भारत के लिए ये है कि जब बाकी सारे देश भारतीय टैलेंट को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए विश्व के और देशों से टैलेंट को आकर्षित करने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पे भारतीयों को ये सोचने की बजाय कि हम अमेरिका जाएं या चीन जाएं, इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि हम भारतीयों को भारत में कैसे रिटेन करें। भारत के अंदर ब्रेन ड्रेन एक बड़ी समस्या है। यदि आप बात करें भारतीयों की तो काफी सारे भारतीय इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों की राह पकड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि इंडिया के अंदर उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इंडिया के अंदर उतना रेवेन्यू उनको नहीं मिलता, इंडिया के अंदर वो इज्जत उनको नहीं मिलती जो बाहर के देशों में जाकर उन्हें नसीब होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए बल्कि कि हमें इंडिया में उनको रिटेन करें, ना कि बाहर के देशों में देखें कि कहाँ की वीजा कंडीशंस अच्छी हैं, कहाँ पे हम जा पा रहे हैं तो वहां पे हम चले जाएं, बल्कि इसके बजाय ये कोशिश होनी चाहिए कि कैसे हम इंडियंस को इंडिया में रिटेन करें। आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2.1% इंडिया के जो रिच लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो कंट्री को छोड़ते हैं लास्ट 4 साल के अंदर अंदर। 4 साल में 2.1% भारतीय इंडिया को छोड़ चुके हैं। इसमें आप बात करोगे फ्रांस की तो उस फ्रांस के लिए नंबर है 1.3%, चाइना की बात करोगे तो चाइना के लिए नंबर है 1.1%। यहाँ पे इंडिया लीड कर रहा है, जबकि यहाँ इस सेक्टर में लीड नहीं करना था। इंडिया का टैलेंट इंडिया में रहे, ये कोशिश भारतीयों को यहाँ पे करनी चाहिए। मेजर डेस्टिनेशंस इंडिया की क्या है? यूके है, दुबई है, सिंगापुर है, यूएसए है। यहाँ पे ये लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अच्छी लाइफस्टाइल्स मिलती है, इस वजह से ये यहाँ पे जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक डेटा है जो दिखाता है इंडियंस रिनाउंसिंग सिटीजनशिप 2011 से 2024 के बीच में 25% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये देखो 2020 से 2021 के बीच में 25% इंक्रीज हुआ है। इंडियंस जो बाहर चले गए अब वहीं पे रह रहे हैं, वहीं की सिटीजनशिप ले ली और यहाँ की सिटीजनशिप अब उनकी खत्म हो गई। भारत की सिटीजनशिप उन्होंने रिनाउंस कर दी, छोड़ दी, क्योंकि वहां पे ही उन्होंने अपना डेरा डाल लिया, बाकी विदेशों में जाकर ही वो बस गए। तो इतना अच्छा यंग टैलेंट जो कि इंडिया में पला बड़ा, इंडिया में उन्होंने एजुकेशन ली और जब काम करने की बारी आई तो वो कहाँ चले गए? बाहर चले गए। अब इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती भारत की सरकार की है जो कि उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करवा पा रही। बाहर उनको कुछ ऐसा मिलता है जो उनको भारत के अंदर नहीं मिलता। यदि आप यहाँ पे देखोगे पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स 2 तरीके के होते हैं। क्या चीज उनको पुश करती है भारत से बाहर जाने के लिए? क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड हायर एजुकेशन की सीट्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक छोटी सी यदि पोस्ट है तो उसके लिए इतने सारे फॉर्म्स अप्लाई हो जाते हैं। नीट की यदि बात करें तो नीट में 2025 के अंदर 22.09 लाख एप्लीकेशंस आई थी और सीट्स केवल कितनी थी? 1 से 1.25 लाख के बीच में आपको सीट देखने को मिलेगी। तो 22 लाख
एप्लीकेंट्स 1 लाख सीटों पे, कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे ही। इसलिए लोग सोचते हैं कि बाहर जाके ही अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली जाए और फिर बाहर जाके ही नौकरी भी कर ली जाए। तो इसके साथ ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है, मॉडर्न लैब्स नहीं है, वर्कशॉप्स नहीं है, तो इस वजह से भी यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लैक करती है। लोअर सैलरीज, जब जॉब लग जाती है तो वेजेस यहाँ पे कम मिलते हैं। लो रिसर्च फंडिंग, भारत की सरकार रिसर्च पर काफ़ी कम पैसा खर्च करती है, 0.64% ऑफ इट्स जीडीपी रिसर्च के ऊपर खर्च किया जाता है, जबकि आप डेवलप्ड नेशंस के अंदर देखोगे तो रिसर्च पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जो कि इन्हीं यंग माइंड्स को मिलता है, जब जो कि आगे जाकर अपने उसके अंदर अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी इनके पास नहीं है। हाई कंपटीशन है भारत के अंदर, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कल्चरल और सोशल फैक्टर्स हैं, लोग लिबरल सोसाइटीज़ को प्रेफर करते हैं। यूएसए है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ कंपैरेटिवली लिबरल है, जो कि वहाँ पे अच्छी लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि खुले विचार वहाँ के हैं, तो भारतीय वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। इसके साथ ही हाई टैक्सेस की वजह से भी यहाँ से निकलकर लोग बाहर का रुख करते हैं। पुल फैक्टर्स की यदि बात करूँ तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, वहाँ पे अच्छी लाइफ क्वालिटी मिलती है। इसके साथ ही बाहर के देशों में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज, अच्छी करियर ग्रोथ, बेटर वेजेस मिलते हैं, तो क्यों नहीं कोई भारतीय अपनी जो पढ़ाई की है उसका रिटर्न पाने के लिए बाकी के देशों में जाना चाहेगा। इसके साथ ही अच्छी लाइफस्टाइल यदि वो मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसलिए वो भारत को छोड़ के बाहर की कंट्रीज में जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस इंडिया के लिए काफ़ी खराब है इस चीज़ को लेकर। जो इंडिया यहाँ पे पैसा लगाता है पढ़ने के लिए, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे आईआईटी और ट्रिपल आईटीज, इनके अंदर इनकी एजुकेशन होती है, और जब जॉब लगने की बारी आती है तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज बाहर देखने को मिलती है। इंडिया का इकोनॉमिकली काफ़ी इससे लॉस होता है। हेल्थ केयर शॉर्टेज हो, टेक्नोलॉजी ड्रेन हो, स्टूडेंट्स का बाहर जाना हो, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इंडिया के अंदर यहाँ पे हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंडिया के अंदर हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इंडिया के अंदर हमें और भी बहुत सारे यंग माइंड्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर वो नहीं रहते और बाहर कंट्रीज से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी जो बहुत आगे इन यंग माइंड्स की वजह से बढ़ सकती है, वो पोटेंशियल वो यहाँ पे अचीव नहीं कर पाती। तो अब यहाँ पे ज़रूरत यह है कि भारतीयों को भारत के अंदर रिटेन किया जाए किसी तरीके से। यदि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करवाई जाती है, यंग माइंड्स को यहाँ पे रिटेन करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मॉडर्न लैब्स या फिर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, साथ ही अच्छी लाइफस्टाइल इनकी मेंटेन की जाती है, तो यंग माइंड्स बाहर के देशों की राह नहीं देखेंगे और भारत के अंदर रहकर ही अपना योगदान देंगे। खैर, सरकार के द्वारा भी इस फील्ड में काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा मेहनत इस फील्ड में किए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि यंग माइंड्स को इंडिया के अंदर ही रिटेन किया जा सके। आप लोगों का इस चीज़ पर क्या मानना है? क्या नए प्रयास हमारी सरकार कर सकती है जिससे कि इतने यंग माइंड्स जो कि भारत से बाहर मूव कर जाते हैं, उन्हें भारत के अंदर ही रोका जा सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।